नमस्कार, सबसे बड़ा अखाड़ा में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक आईपीसी की धारा 124A को लेकर पुनर्विचार पूरा नहीं हो जाता तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो यह कि कोर्ट ने पहले से दर्ज मामलों में भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं इस धारा में जेल में बंद आरोपी भी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर 3 अहम बातें कही हैं। पहला, फिलहाल कोई मुकदमा इस मामले में दर्ज नहीं होगा। दूसरा, पेंडिंग मामलों में जो मुकदमे इस धारा के तहत दर्ज किए गए हैं उन्हें ठंडे बस्ते में रखा जाएगा। और तीसरा ये कि अगर केंद्र या राज्य सरकार कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज करती है तो पीड़ित कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ये सारे आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक कोर्ट कोई अगला फैसला ना दे दे या फिर सरकार इस पर कोई फैसला ना ले। आपको बता दें कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की जरूरत नहीं है। वहीं बड़ी बात तो यह है कि केंद्र सरकार देशद्रोह के कानून को लेकर असमंजस में दिख रही है। पहले उसने हलफनामा दायर करके कहा कि कानून को रद्द ना किया जाए, लेकिन बाद में यू टर्न लेते हुए कहा कि सरकार 124A पर पुनर्विचार करने को भी तैयार है। सरकार के इस स्टैंड को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने फैसला लिया और कानून पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी। सुप्रीम कोर्ट के आज इस बड़े फैसले के बाद में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये कि आखिर 21वीं सदी में ब्रिटिश काल के कानून का क्या काम है। दूसरा सवाल ये कि आखिर केंद्र सरकार अपने रुख को लेकर स्पष्ट क्यों नहीं है। क्या कानून खत्म करने के पक्ष में सरकार नहीं है। कानून के तहत जेल में बंद 13,000 लोगों का अब क्या होगा। क्या अब सभी याचिका दायर करेंगे। और अंतिम सवाल ये कि क्या जुलाई में देशद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा। देखिए, जो ऑर्डर अभी सामने सुनने में आया है कि साहब सेक्शन 124 की 124A की एप्लीकेशन पे स्टे लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि जो 528 जो स्टेट प्रोसिक्यूशंस हैं सेडिशन के लिए, उनमें जितने भी डेटिन्यूज हैं उनकी इमीडिएटली इंटरिम बेल अदालतें दे देनी चाहिए। क्योंकि जब प्रोविजन पे ही स्टे लग गया तो एक्यूज्ड कस्टडी में क्यों रहे। तो ये कदम इमीडिएटली जो है उठाने चाहिए। और जहां जहां मुलजिमों के केस हैं, चाहे हाई कोर्ट में अपील में है या ट्रायल कोर्ट में है, उनको इमीडिएटली आज शाम तक या जैसे कल शाम तक इन सारे एक्यूज लोगों को इंटरिम बेल देके मुचल के लेके छोड़ देना चाहिए। इमिग्रेशन लॉ का मिसयूज जिसको हम कह सकते हैं, दुरुपयोग जिस बड़े पैमाने पर हुआ है इसकी मिसाल नहीं मिलती। जहाँ तक कि सेडिशन लॉ का सवाल है, हम जानते हैं कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और उस समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल अंग्रेज़ किया करते थे। लेकिन आज आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद अब उसका इस्तेमाल जिस प्रकार से वर्तमान सरकार कर रही है वो किसी को भी बख्श नहीं रही है। यहाँ तक कि जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सोशल वर्कर हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, राजनेता हैं, सबके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और अब वो सवाल जान लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद में लगातार उठ खड़े हुए हैं कि क्या 21वीं सदी में ब्रिटिश कानून की आखिर क्या जरूरत है। क्योंकि इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। केंद्र सरकार अपने रुख को लेकर स्पष्ट क्यों नहीं है। क्योंकि पहले सरकार पक्ष में देखी जा रही थी, बाद में सरकार ने यू टर्न लिया। क्या कानून खत्म करने के पक्ष में केंद्र सरकार नहीं है। और कानून के तहत जेल में बंद 13,000 लोगों का आखिर क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल। और साथ ही क्या जुलाई में खत्म हो जाएगा देशद्रोह कानून, क्योंकि अगली सुनवाई जुलाई में होगी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले मेहमानों का परिचय, उसके बाद में चर्चा की शुरुआत। एसके सक्सेना जुड़ गए हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं उच्च इलाहाबाद हाई कोर्ट से, बहुत स्वागत सर आपका। और वैभव अग्रवाल जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। वैभव जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
अर्शप्रीत खडियाल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही संदीप दुबे जी जुड़ गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत वैभव जी आप ही से करूंगी कि सरकार का स्टैंड क्लियर कीजिए कि आखिर सरकार क्या चाहती है, क्योंकि पहले सरकार कानून के पक्ष में देखी गई, उसके बाद में सरकार का यू टर्न लेना, क्या मायने निकाले जाए इसके? और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नहीं, देखिए, यू टर्न वाली तो कोई बात नहीं है। सरकार ने कोई यू टर्न नहीं लिया। सरकार जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है कोर्ट में, सरकार वैसे वैसे जनता की आवाज सुनते हुए सरकार अपना एफिडेविट दायर कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। आप देखें कि सरकार ने जो पुराना एफिडेविट दायर किया था उसमें भी केवल यही कहा था कि आप कंप्लीटली इस पे रोक मत लगाइए, आप हमें मौका दीजिए इसको स्टडी करने का, हम देखते हैं इस पे कैसे होता है, लेकिन अभी के लिए ये केस रद्द कर दीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना मन बना लिया कि हमें इस तरह करना है, तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, फिर आप अभी इस पे रोक लगा दीजिए अभी फिलहाल के लिए, जब तक सरकार मंथन करके वापस नहीं आती। अब प्रोसीजर बड़ा सिंपल है कि 2019 में भी सेडिशन लॉ पे एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से। 2017 में भी एक पेपर है, और अभी नए सिरे से भी एक बार आपस में बात कर लेंगे। और जरूरत पड़ी, देखिए 25,000 कंप्लायंसेज अमनदीप जी भारत सरकार ने ऑलरेडी बंद करी है पिछले 9 सालों में सरकार के। तो जहां 25,000 कर लिए, वहां पे 2-3 हजार और अगर हो जाएंगे और उसमें एक ये भी है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इसमें अचंभे की कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप देखें, ये सरकार विश्व की पहली सरकार, ऐसी सरकार है जो 150 करोड़ नागरिकों की आवाज से काम करती है। अपनी सोच समझ से तो काम करती है, लेकिन वो सोच समझ 150 करोड़ नागरिकों की समझ से अपनी समझ लेती है। ठीक, पहली सरकार है विश्व की डेमोक्रेसी में, पहली सरकार है। तो आप अगर उस तरह से देखें तो सरकार जनता की आवाज। लेकिन वैभव जी, अभी तक सरकार ने इतने कानून वापस लिए और साथ ही कई कानूनों में संशोधन भी हुआ है, लेकिन सरकार का एक रुख स्पष्ट रहा है हमेशा से। लेकिन इस कानून को लेकर सरकार का कोई भी रुख स्पष्ट नहीं हो पा रहा अभी तक। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार क्या चाहती है, क्या प्रक्रिया में बदलाव चाहती है या फिर इस कानून को रद्द किया जाए? देखिए अमनदीप जी, मैं आपको बताऊं, मेरी पिछले कुछ दिनों से डिबेट चल रही है कई अन्य चैनलों पे भी इस मसले पे, और मेरा कहना बड़ा सिंपल है कि पहली बात, सरकार की मर्जी से नहीं चलती है, जनता की मर्जी से चलती है, जनता जनार्दन होती है। तो पहली बात तो वो। दूसरी बात, सरकार वो सब करेगी जो समय अनुकूल है एक कानून के नजरिए से, कानून के दायरे से, तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। और जहां तक सरकार की मंशा की बात है इस मसले पर, तो सरकार अपने मसले पे बड़ा क्लियर है कि यदि इसमें बदलाव करना है और अच्छाई के लिए करना है तो कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अडिग नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भाजपा शासित प्रदेशों ने इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया है। मैं ये नहीं कहूंगा उपयोग करा है या नहीं किया, लेकिन दुरुपयोग नहीं किया है। और यदि अगर हम इसको कानून को देखें तो कानून तभी इस्तेमाल किया जाता है भाजपा के लिए जब किसी और सेक्शन में इसको कवर ना किया जाए, तो वो दुरुपयोग करने वाली बात नहीं है। अगर अपन पिछले 1950 से लेकर 2012 तक अगर अपन देखेंगे तो इतने सालों में, 71 सालों में कौन सी सरकार ने कितना दुरुपयोग किया है वो सबको पता है, जग जाए बात। और भाजपा ने कितना दुरुपयोग किया, तो आप सरकार। ठीक है सर, इनडायरेक्टली आप कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं की तरफ से, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप ठीक है सर, फिर ये भी स्पष्ट कि आखिर कहां पर दुरुपयोग हुआ है? जी, कहां पर दुरुपयोग हुआ है सर इस कानून का? मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहे हैं सर। जी, ऐसा है कि अब देखिए, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, मैं दल और व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सिटिंग लेजिस्लेचर्स के साथ हुआ वो मेरे ख्याल से बहुत गलत है, क्योंकि उनको हम अन्य लॉ में बुक कर सकते थे, जैसे कि शांति भंग करने वाला कानून, ठीक है, उसमें भी बुक कर सकते थे अगर बात है। और वो क्योंकि कानून के दायरे से अगर अपन देखें तो सरकार की, इसमें अंग्रेजी में कहा जाता है ओवर रीचिंग पावर। अगर सरकार अपनी ओवर रीचिंग पावर को इनैक्ट ना करे और सरकार जनता की हैसियत से चले,
तो जो सिटिंग लेजिस्लेचर्स हैं और अगर वो सिडेशन कर रहे हैं तो एक्चुअली उनके ऊपर कानून में बाध्यता है ही नहीं, क्योंकि आप अकस्मात विधानसभा का अकस्मात सत्र बुलाते और उसके अंदर आप उनसे प्रीविलेज मोशन ले आते और उनको वहां से आप निकाल देते, बंद कर देते, अरेस्ट कर देते, जो भी करना है। ठीक है, क्योंकि सिटिंग लेजिस्लेचर है। आप समझे कानून का दुरुपयोग किस हिसाब से वैभव जी, होता है। आप नवनीत राणा मैं केस का दुरुपयोग यहाँ का पर जिक्र एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसको लेकर सवाल बिल्कुल पूछे गए थे कांग्रेस पार्टी से और साथ ही तमाम पार्टियों से भी इसको लेकर सवाल पूछे गए थे। लेकिन सवाल तो ये भी कि बीजेपी के भी कई सारे ऐसे शासित राज्य हैं जहां पर न जाने कितने ऐसे केस दर्ज किए गए हैं। कई बार तो ये भी सब मतभेदों के चलते कई सारे पत्रकार हैं सर। अब देखिए एक ताजा आंकड़ा मैं आपको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर देश के प्रधानमंत्री, पहली बात तो प्रधान देश में मुख्यमंत्री, IAS, IPS और बहुत लोग कई सारे हैं, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 है, लेकिन प्रधानमंत्री एक ही है। 150 करोड़ भारतवासियों का फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री को गाली न दी जाए और देश के खिलाफ न लिखा जाए। ठीक, तो अगर देश के खिलाफ कोई लिखेगा तो उसका एप्रोप्रिएट कानून जो भी लागू होता है वो उसके ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है इसमें कोई सर, दिक्कत नहीं है। 2015 से आप 2015 से बोलते सुन हैं। लीजिए, ठीक है, बाकी मेहमानों का मैं रुक करूंगी, लेकिन आज सर एक डेटा सुन लीजिए ना। एनसीआरबी की रिपोर्ट आपसे शेयर कर रही, 2015 से 20 तक जो गिरफ्तारियां हुई थी 548 थी, जिसमें 356 केस दर्ज किए गए थे, लेकिन सजा सिर्फ 12 लोगों को होती है। अब ये आंकड़े ये बताते हैं कि ये जो फैसले लिए गए थे और ये कानूनी जो कार्रवाई की गई थी वो जल्दबाजी में की गई थी। और ये तो आप भी मानेंगे ना कि अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो ये आंकड़े बताते हैं सर कि जल्दबाजी में फैसले हैं। नहीं, मैं नहीं मानता आपको, क्योंकि जब तक आप कोई भी 5 आंकड़ों को इस्तेमाल ना करें और मेरे सामने उसका उदाहरण ना रखें और मैं उसके जवाब देने में असक्षम हो जाऊं, तब तक मैं आपकी बात को सिरे से खारिज करता हूं। क्योंकि आरक्षित प्रदेश है और 18 में से मेरे ख्याल से किसी भी प्रदेश में दुरुपयोग नहीं किया गया है कानून का, जैसे पंजाब सरकार ने किया। हाल ही में हमने 548 गिरफ्तारी होने के बाद में सजा सिर्फ 12 लोगों को होती है। इसके क्या मायने निकाले जाएंगे सर? आपके सिरे से खारिज करने से भी यहाँ पर स्थिति नहीं बदल जाएगी सर। जी, आपके आंकड़े गलत हैं। अगर मैं आपको सर, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये मैंने आंकड़े नहीं लिखे हैं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। आप एनपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, मैं आपको बताऊं कि 2019 से आज तक 326 मुकदमे दायर किए गए और 326 में से सुप्रीम कोर्ट ने केवल 6 सही माना, बाकी 320 बरी हो गए। तो ये तो मैटर ऑफ ट्रायल है, कानूनी प्रक्रिया है। ऐसी की दुविधा ये है कि जो भी होना होता है वो FIR के समय हो जाता है। ये दुविधा है कानून की और बदलाव लाए जा रहे हैं जहाँ जरूरत लाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप भी ये मानते हैं ना कि कानून में बदलाव की जरूरत है सर। बाकी मेहमानों का भी ठीक है सर, ठीक है, इसीलिए 25,000 कानून ऑलरेडी बदलाव कर दिए गए। ठीक है सर, ठीक है, इसमें दो राय की बात नहीं है सर। बाकी मेहमानों का भी मुझे रुक करना है, लौटूंगी सर आपके पास में, लौटूंगी। अर्शप्रीत जी, कांग्रेस के कई सारे नेताओं का इसको लेकर बयान भी सामने आया है, कुछ ने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। आपका क्या स्टैंड इस पर? मेरी बात सुन पा रहे हैं आप अच्छे से? जी सर। जी देखिए, नंबर 1 तो ये है कि ये जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने जो डाटा दिया उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। बिकॉज ये तो इनका मानना तो ये है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट भी गलत है, जो इनकी खुद की सरकार के नीचे बनती है। लेकिन इनके हिसाब से चलते हैं, अगर 326 में से 6 कन्विक्शन तक पहुंच पा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि इट्स मैटर ऑफ ट्रायल। उसका मतलब ये है कि केस बहुत कम, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। और अगर आप पुलिस को डायरेक्शंस देंगे एक केस करने की जो बनता नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे एविडेंस नहीं होगा, विटनेसेस नहीं होंगे। और अगर फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसके खिलाफ जो है ऑर्डर होगा, जजमेंट होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जो 124A है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट अगर होगी तो आपको उम्र कैद हो सकती है। अब डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट का मतलब है अगर आप सरकार के साथ सहमत नहीं है तो आपको उम्र कैद होगी। अब आप मुझे खुद बताइए, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में ऐसा कानून हो सकता है? ऐसा हम रख सकते हैं? ऐसा हम सोच नहीं सकते हैं? सरकार को ये तो है नहीं कि खुदा है, भगवान है, कि कोई गलती कर ही नहीं सकती, गलत पॉलिसी बना ही नहीं सकती। तो क्रिटिसाइज तो करना डेमोक्रेसी का हक होता है, ऑपोजिशन का हक होता है, लोगों का होता है। आपको पूरे देश में 150 करोड़ लोगों ने वोट नहीं डाली है साहब, आपको बहुत कम लोगों ने, कंपैरेटिवली अराउंड 30-35% लोगों ने वोट डाली है। लेकिन आपको अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो उसमें सिटिजन लगाएंगे, युवापा लगाएंगे, NSA लगाएंगे। बीजेपी ने इस टूल का बहुत दुरुपयोग किया। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो मिस्टर मकॉले थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन, उन्होंने ये जो कानून था इसको बनाया था और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, एक ही पर्पस था कि जो डिसेंट है
उसको सप्रेस कैसे किया जाए, जो मतभेद है, जो हमारी हानि में रहा था, उसको दबाया कैसा जाए, ये इसका पर्पस था, ये इसकी मंशा थी इसके पीछे। और दूसरा, आप देखिए यूके में 2010 में ये अबॉलिश हो गया था। यूके में ब्रिटिश ने कानून बनाया और ब्रिटिश ने इसको रद्द कर दिया, लेकिन यहाँ पे आज भी चला जा रहा है, बिकॉज बीजेपी को सर ये बात बोलकर आप अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं एक चीज मैं उसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, ये तो टूल है, ये तो कानून है, जो इसका यूजर है उस पर इसका सही उपयोग या गलत उपयोग डिपेंड करता है। अब बीजेपी ने किया है इसका मिसयूजेज, ताजा उदाहरण है सर महाराष्ट्र का, ताजा उदाहरण है महाराष्ट्र का। मैं उस पे आ रहा हूँ। अब देखिए, नंबर एक बात ये है कि टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। हमने पार्लियामेंट के बाहर डिबेट्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, लोगों में हर जगह कहा है कि बीजेपी इसका दुरुपयोग करी, और उसका हमारे जो लोग हैं, लीडर्स हैं, दे आर द वर्स्ट बेयरर्स ऑफ द ब्रश। सबसे ज्यादा धक्का ही उनके साथ हुआ है जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, और जर्नलिस्ट और एकेडमिशियन और बच्चे तक, जिनको पता ही नहीं है कि जिंदगी है क्या, दुनियादारी है क्या, उनके खिलाफ पिटीशन लगा के उनको जेल में डाला जा रहा है। और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है जब कोर्ट में जाती है चीजें, जब मैटर होता है, और तब हाई कोर्ट भी इनको फटकार लगाता है कि आपने अब्यूज ऑफ पावर की है। और बीजेपी को अब तो एडमिट करना चाहिए कि इन्होंने इसका दुरुपयोग किया। बिकॉज आप देख लीजिए, इंटरनेशनल बॉडीज के भी जो रिकॉर्ड है, डेटा है, वो भी सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जर्नलिस्ट को बोलने की आजादी बहुत कम है, यहाँ पे लोगों को बोलने की आजादी बहुत कम है। दूसरी बात में एक और चीज टच कर दूं कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और रिटायर्ड मेजर जर्नलिस्ट में पिटिशनर्स हैं, और कपिल सिब्बल साहब इज काउंसिल फॉर वन ऑफ दी पिटिशनर्स। एक पिटिशनर के लिए कपिल सिब्बल साहब भी हैं, तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मेजर जनरल साहब पे तो ये सवाल नहीं उठाएगी बीजेपी, मुझे लगता है। इनको एडमिट तो करना पड़ेगा कि बीजेपी ने इस चीज का गलत उपयोग किया। और ये भी सर, इसमें सिर्फ वही राज्य नहीं है ना जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें तो कांग्रेस शासित राज्य भी है। मैं बताता हूँ, देखिए, जब से बीजेपी आई तब से 26% का राइज हुआ, इजाफा हुआ पिटीशन के केसेस में। और जो यानी अर्शप्रीत जी, आप कानून में कोई भी खामी नहीं देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, कानून तो एक टूल होता है, जैसे हर टूल होता है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने गलत किया, बस लास्ट ठीक है सर, कई सारे सवाल आपने भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सर, जल्दी से बात पूरी कीजिए। जी, दूसरा मैडम पॉइंट ये है, 11,000 इंडिविजुअल्स के खिलाफ जो केसेस हुए, उनमें से 65% बीजेपी ने किए हैं 2014 के बाद, और लास्ट ईयर कंफ्लिक्ट ऑफ इसलिए है बिकॉज बीजेपी खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाती है। इनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे तो डालो उसको सलाखों के नीचे, ये भी बहुत गलत बात है। और बीजेपी हमें बस एक चीज बता दे, आप अभी भी कह रहे हैं हमने कंसिडरेशन करनी है, हेट स्पीच की इन्होंने डेफिनेशन नहीं दे रखी मैडम। हेट स्पीच के अंडर बहुत लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन डेफिनेशन क्या उसकी बीजेपी ने सोचा नहीं। और किरण रिजिजू कहते कि आपको जो लक्ष्मण रेखा है उसको आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, इस पर जवाब ले लेते जल्दी से, बाकी मेहमान है उनका भी रुख करना है मुझे, इस पर जवाब ले लेते जल्दी से। दो सेकंड और, जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत जरूरी है, केशव भारती केस हो और केसेस हो, वो बहुत जरूरी है ताकि सरकार जो है वो डिक्टेटोरियल तरीके से, तानाशाह तरीके से लोगों को गवर्नर करने लग जाए, इसलिए जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता है। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए आप। तब जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। देखिए अमनदीप जी, प्रॉब्लम ये है कि अर्शप्रीत जी ने शायद ना, इनको एक तो छोटे हैं हमसे, लेकिन इनको पढ़ाई करने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। इनको क्या है ना, दिक्कत ये है कि भारत में 150 करोड़ लोग हैं, और कांग्रेस के साथी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे वो ये जो कुछ एक जर्नलिस्ट जो उनके पेरोल पे रहते हैं, जैसे ये मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता उनका, उनको क्या है, वो विदेशों से बड़ा कंपैरिजन का शौक है। तो चलो कंपेयर कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो इनको सबसे पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, यूके में जब कॉमन लॉ में ये डिस्कशन हुआ था, तो यूके पार्लियामेंट्री डिबेट में इनको पढ़ना पड़ेगा कि ये यूके में 2009 में सेडेशन का जो सेक्शन है 25883 वो हटाया गया है। प्लस यूके के लॉ के हिसाब से सेडेशन, ट्रीजन, ये दो एक ही सेक्शन में थे, उनको अलग अलग करके दूसरे सेक्शन में कवर किया गया है, उसको हटाया नहीं गया है। देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत फर्क है। उसी तरह यूएस में भी कहते हैं हटा दिया है, हटाया नहीं गया है। यूएस में
उसको रिप्लेस किया गया है पेट्रियट एक्ट। लेकिन भारत तो फिर भी पीछे है ना अभी तक, ना तो करेक्शन इसमें किया गया है ना ही इसको खत्म किया गया है। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटूंगी सर, बाकी मेहमानों का मुझे रुक करना है, समय की कमी है सर। ठीक है, मैं 1 मिनट ऑन द रिकॉर्ड बात इनको ठीक कर दूं। ये जो 26% का आंकड़ा बात कर रहे हैं, ये इन्हीं के किसी मित्र ने स्पॉन्सर करके एक फॉरेन के आर्टिकल को पब्लिश कराया है। उसका वेबसाइट का नाम है article14.com, जो 26% इजाफा हुआ है। ठीक है, ये वहां से डेटा उठा के बोल रहे हैं। तो क्या है ना, दिक्कत क्या है, अपन इटालियन में बात करते हैं लेकिन हिंदुस्तानी बोल नहीं पाते, तो कांग्रेस का दिक्कत ही है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। संदीप दुबे जी, आपकी रिसर्च इस पूरे मामले पर क्या कहती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो भी साथी बोल रहे हैं, एक तो अर्शप्रीत जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। अर्शप्रीत जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने आपको बोलने का मौका दिया। सर दूंगी आगे मौका, करेक्ट कर दीजिएगा, आगे मौका दूंगी लेकिन करेक्ट कर दीजिएगा। प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मुझे ब्रेक के लिए भी रुकना है। प्लीज सर, संदीप जी बात पूरी कीजिए। देखिए, दिक्कत क्या है कि जब भी हम वक्ता कोई भी बोल रहा है तो वो राजद्रोह और देशद्रोह, हाँ। तो वो उसको एक मान लेता है। ये दोनों अलग अलग चीजें, और इस धारा में साफ साफ एसके सक्सेना सर बैठे हुए हैं, वो काफी इस विषय को गंभीरता से सोच भी रहे होंगे कि जो 124A है राजद्रोह या देशद्रोह का जो उल्लेख करती है आईपीसी में, वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर या इशारों में या कोई चिन्ह ऐसा प्रदर्शित करता है जिससे कि समाज में घृणा पैदा हो, अवमानना हो और लोगों को उकसाया जाए, ऐसी कोशिश हो कि लोग आपस में उनमें असंतोष हो, भड़काऊ कोई प्रयास हो, वो राजद्रोह की श्रेणी में आता है और राजद्रोह का आरोपी है। अब वो आरोप सिद्ध होता है तो 3 साल से लेकर और लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस कहाँ बेहतर ढंग से अगर एफआईआर भी लॉन्च कर लेती है तो पुलिस प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती या कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाती। एक चिंता का कारण हमेशा रहा है, और इसलिए भी रहा है कि जब हम बात करेंगे आजादी के बाद 1951 में, तो जो भी विधि के छात्र अभी हमें सुन रहे होंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि एक तारा सिंह गोपीचंद का मामला था जो भाषण को लेके था, और वो बार बार कोर्ट को ये लगता है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस सेक्शन के अंतर्गत जो है वो बाधित होती है। उसमें साफ साफ सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना आदेश दिया और कहा कि भाई इस तरह के कोई भी मामले होते हैं उसमें व्यक्ति को, जो पॉलिटिशियंस हैं या उनको बोलने की आजादी होनी चाहिए। ऐसे ही केदारनाथ सिंह जी का भी मामला था, बिहार के रहने वाले थे, वो भाषण दिए थे और सरकारों ने क्या किया कि राजद्रोह का केस उन पे लगा दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ न्यायपालिका है, न्यायपालिका की भी सीमा है। लेकिन आज जो सबसे अच्छी बात है उसको हमें समझने की जरूरत है कि जो ये 3 बेंच हैं, हमारी जस्टिस एस.सी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत जी का और जस्टिस हेमा कोहली का, और दूसरी तरफ सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। इसको हम राजनीतिक तौर पे ये डिबेट नहीं है बेसिकली, क्योंकि उन्होंने महसूस किया समाज में कि समाज में जो पुरानी प्रथा है या पुराने जो कानून है उसमें संशोधन की अति आवश्यकता है। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक हम देश में रहते हैं तो आप हमारी आलोचना करती, इसके बलत हम आपको जेल में नहीं डाल सकते। हमें ये समझना पड़ेगा कि राजद्रोह क्या है और देशद्रोह क्या है। तो अच्छी बात है, भारत सरकार ने अच्छी पहल करी, सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा भी दिया और उस हलफनामे में उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया बदलाव को लेके। तो ये देश की सबसे बड़ी सभ्यता, संस्कृति और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जो महत्व है देश का, इससे बढ़ेगा। इसमें मैं जुडिशरी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारी सरकार को भी कि दोनों के प्रयास से ये संभव हो पाएगा। अब चर्चा हमें ये करनी होगी, जो बार बार हमारे कई साथी कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो कानून बनाए हैं वो ये कानून है। उन्होंने कहा कि ये हास्यास्पद है, डरावना है। अगर किसी को सरकार से, किसी भी व्यक्ति को अपनी सरकार से परेशानी होती है तो सरकार के पास इतनी ताकत है उस पुलिस के बल पे कि वो किसी को अरेस्ट करा देगी। तो इसमें थोड़ी आजादी होनी चाहिए। तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने अगर कहें तो वही महात्मा गांधी जी के शब्दों को उनके जेहन में है और वो चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई ये कानून लोकतंत्र के को और मजबूत करे, और ये हम सबका नैतिक कर्तव्य है। देखिए, मैं एक बात और कहूंगा, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम किसी भी पद पे हो, कहीं भी बैठे हो, आप हो, हम हो, वो चाहे कांग्रेस के साथी हो, बीजेपी के साथी हो, हम सबको मिलकर अपने देश और समाज के लिए हमेशा अच्छा करना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। हम आलोचना दें, लेकिन आलोचना एक स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए। जरूर करने का हक है, कांग्रेस को तो हमेशा हक रहा है और सबको करने का हक है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, ये बहुत अच्छी पहल है। उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं एक एक कर। सक्सेना जी, आप बताइए कि अब सरकार की मंशा कितनी ईमानदार आप देख रहे हैं? जी सर, जाना होगा वर्चुअली ये सेक्शन
बनाई इसलिए था कि डिसेंट को क्वेल करना है, ख़त्म करना है वॉइस को, क्वीन के खिलाफ की आवाज़ न उठे। उस वक्त इस सेक्शन का एक जस्टिफिकेशन था। ठीक फिर है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस बात आई, कॉन्स्टिट्यूशन में सेडिशन वर्ड नहीं रखा गया, हालांकि आईपीसी में नहीं हटाया गया। और फिर आपको ये पता है कि एक समय इसको कॉग्निजेबल कर दिया गया, यानी बिना वारंट की अरेस्ट कर सकते थे। आपने देखा है कि इसका मिसयूज बहुत हुआ है, और चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये सबके मन में ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं भावना है कि इस प्रोविजन का मिसयूज हो रहा है। पत्रकार बंद हो रहे हैं, नहीं तो सिर्फ भाषण देने पे लोग बंद हो रहे हैं, कुछ न बोलने बंद हो रहे हैं, तो मिसयूज हो रहा है। लेकिन इसमें हम किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं देते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी के एसेंस है लिबर्टी, फ्रीडम। हम डेमोक्रेसी मतलब कि हम जो सोचें, जो चाहें बोले, जो चाहें करें। मतलब आप हमें मजबूर नहीं कर सकते कि हम आपको चाहें, आपसे प्रेम करें या आपसे घृणा करें। मतलब हम आपके मत से एग्री करें, ये भी ये मजबूर नहीं कर सकते। तो ये स्वतः होता है, अंदर से होता है। तो अगर हम आपके किसी कृत्य से नाराज हैं या अप्रूव नहीं करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने देशद्रोह, राजद्रोह कर दिया। ठीक है। सिमिलरली तो ये प्रोविजन है बेसिकली एग्जीक्यूटिव की टेंडेंसी मिसयूज करने की होती है। जहाँ आपने ताराचंद के केस का हवाला दिया इन्होंने, और एक और केस का हवाला दिया जहाँ ये प्रोविजन था, बस डिक्लेयर हो गया। फिर अल्टीमेटली जुडिशरी फिर कूदी, केदारनाथ सिंह में इन्होंने होल्ड किया कि नहीं, प्रोविजन तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ उन्होंने शब्द इंसर्ट कर दिए। क्योंकि पहले था कि केवल हम कह दें कि हमें ये सरकार पसंद नहीं है, इससे प्रेम मत करो, इससे घृणा करो, तो बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, इट शुड लीड टू वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर। तो उन्होंने कोशिश की इसे डाइल्यूट करने की प्रोविजन को, प्रोविजन रखा। लेकिन अब आपने देखा कि 160% बढ़ोतरी हुई रजिस्ट्रेशन में, और कन्विशन केवल 3% हो रहा है। तो कहीं न कहीं हम लोगों के पार पर ऐसा हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव इस प्रॉब्लम मिसयूज कर रही है, ब्लेटेंटली, ब्रेजनली मिसयूज कर रही है। इसमें जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल बॉसेस का ही इंडिकेशन हो। पुलिस, हम जानते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ कॉलोनियल माइंड सेट से ही काम करती है, और दुर्भाग्य से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी जो जुडिशरी है, खास लोअर जुडिशरी है, वो पुलिस के कामों पर एज इट इज अप्रूवल की सील लगा देते हैं। कभी उन्होंने माइंड अप्लाई नहीं किया कि इसमें सेडिशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आपको याद हो कि दिल्ली के एक जज ने होल्ड किया था, लोअर कोर्ट जज ने, कि ये यूपीएपी नहीं बनता है, तो कितना बवाल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था कि इस केस में बेल हो गई, बाकी नहीं मानी जाएगी। तो लोअर कोर्ट्स को हम लोगों ने इतना बांध रखा है कि वो फ्री डिसीजन नहीं ले पाते, वरना वही डिसाइड कर सकते हैं कि ये केस वर्चुअली सेडिशन का नहीं है, सिर्फ लिबर्टी का केस है, एक्सप्रेशन का केस है, और इसमें हमें वही रिमांड नहीं देना चाहिए। और अगर सक्सेना जी अब भी इसमें बदलाव होता है, तो ये देश हित के लिए एक अच्छा कदम इसे कहा जा सकता है। यानी कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन काफी अच्छा कदम होगा अगर आने वाले दिनों में इसमें कोई बदलाव होता है। अब सुप्रीम कोर्ट पर ही ये निर्भर करता है कि आगे क्या फैसला होगा। मिलिंद जी, आप ही का रुख करूंगी मैं। यही सबसे पहला मेरा सवाल आपसे कि आपका इस पर क्या सोचना है? क्या कानून खत्म होना चाहिए या फिर आप बदलाव देखते हैं इसमें? जी जी जी, शुक्रिया। जनतंत्र टीवी चैनल पर हमें आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया अमनदीप कौर जी, और मैं बाकी सभी लोगों का अभिवादन करता हूं, उनको सादर मेरा जय भीम। एक पुराना दोहा है जो आप सभी लोगों ने बहुत आम तौर पे सुन रखा है, और वो है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये जब हम एक डेमोक्रेसी में किसी की निंदा करते हैं, किसी मतलब यहाँ पर सरकार जी, सरकार की निंदा कर रहे हैं, तो सरकार हमसे ये आशा करती है कि हम अपना मुंह बंद रखें और हाँ में हाँ कहें। अगर कहना है तो वाह कहना है, इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। और ये बात इस कानून के इफेक्टिविटी पर सवाल उठाती है, इस कानून के एप्लीकेशन पर सवाल उठा रही है। इसके कई अप्रोचेस हैं, पर उन दोनों अप्रोचेस पर जाने से पहले एक खास बात हमें ये सोचनी होगी जी कि ये राजद्रोह कानून है या पार्टी द्रोह कानून है। जो भी पार्टी सत्ता में है, पावर में है, वो ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर सवाल उठाया जाए जी। और इसलिए वो राजद्रोह को देशद्रोह के नाम से प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। अब जैसे ही बात देश की हो जाती है तो हम भारत को पाकिस्तान और भारत को चाइना
के विरुद्ध अपने आप को अपनी स्थिति में पाने लगते हैं और हम ये मानने लगते हैं कि ये सारे लोग जो हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं ये वो परस्त हैं या वो परस्त हैं, और इसीलिए आम जनता भी आपके अगेंस्ट खड़ी होना शुरू हो जाती है। दूसरी खास बात यह है, अगर हम आम नागरिक के हिसाब से सोचें तो डेमोक्रेसी, जो भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, इस डेमोक्रेसी के अंदर एक खास बात यह है कि हर एक इंसान को अपनी बात सुचारू तरीके से, सुचारू माध्यम से कहने का हक है। बात कड़ी होगी, कड़ी होनी भी चाहिए, कड़वी होगी, कड़वी होनी भी चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि जैसे बहुत सारे कस वर्ड्स हैं, बहुत सारी अपशब्द हैं, गालियां हैं, इनसे हमको बचना चाहिए। ये किसी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ व्यक्ति और उसके चिंतन के लिए उचित भी नहीं है। लेकिन क्या कहा ही नहीं जाएगा, क्या मुंह बंद रखा जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी सवाल है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक आपको अगर याद आ रहा हो तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में एक बहुत ही अच्छा एक फ्रेज यूज किया, वो था कि हमारा आपसे मतभेद है, मनभेद नहीं है। तो आम जनता सरकार से मतभेद रख रही है, आम जनता सरकार को अगर सवाल में खड़ा कर रही है, उसकी गलत या सही की तारीफ कर रही है, गलत पर सवाल उठा रही है, तो वो सिर्फ इतना चाहती है कि भाई आपको तो हमने चुन के भेजा है, आपसे हम ये आशा करते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। इस पर अगर आपकी निंदा होने लग रही है, इस पर अगर आप शर्मसार हो रहे हैं, तो इसके लिए आप अपने को सुधार करिए, आप अपने में सुधार करिए, अपनी नीतियों में सुधार करिए। लेकिन जो मजबूती से आपके सामने खड़ा हो जा रहा है, अगर आप उसको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे या उसके ऊपर तमाम केस लाद देंगे, तो आप ये समझ लीजिए आप उसी निंदक को कुचल रहे हैं, उसी निंदक को कूट रहे हैं, उसी निंदक को खत्म कर रहे हैं। और वो बेटा, वो बेटी हमेशा बर्बादी की तरफ बढ़ते हैं जो अपने पिता जैसे निंदक को अपने पास नहीं रख रहे हैं, या अपने समाज जैसे निंदक को अपने सामने नहीं रख रहे हैं। ये चीज हमें ये समझनी होगी। दूसरी बात एक ये है कि हेल्दी डेमोक्रेसी की जब हमने बात करी है, तो हमें एक बात और खास बात ध्यान रखनी है कि सरकार को अपनी तरफ से संजीदा होने की जरूरत है, साथ में नागरिक को अपनी तरफ से संजीदा होने की जरूरत है। जो हमारे अपने कर्तव्य हैं, आप सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि हमको ये लग रहा है कि कहीं सरकार हमारे अगेंस्ट एक्शन ना ले ले, हम इसलिए चुप रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे कुछ बेनिफिट्स ना रोक दिए जाएं, या हमें चुन करके साइडलाइन ना कर दिया जाए। नहीं, ये हमारे पार्ट पर भी गलत है तो हमें कहना होगा कि साहब ये गलत है। ऑन द अदर हैंड, सरकार को भी ये सोचना होगा कि अगर ये सारी बातें आ रही हैं तो कहीं कुछ तो कमी है, इंप्रूवमेंट की कुछ तो गुंजाइश है। मैं इसको एक पॉजिटिव फैक्टर देखता हूं इंप्रूवमेंट का। एक आखिरी बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि हम कम से कम इस बात से तो खुश और आश्वस्त हैं, जो एक पिछले 1-2 दिन की गतिविधि है, कि सरकार ने जरूर ये माना है कि हाँ, वो इस पे पुनर्विचार कर रहे हैं। इसका मतलब उनको ये तो महसूस हो रहा है कि मामला बड़ा है, लोगों के बीच जा रहा है और लोग इसको संज्ञान में ले रहे हैं, और शायद ही हमारे अगेंस्ट, हमारे विरुद्ध ये बात खड़ी हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सरकार ने साल भर के लिए कृषि कानूनों पे एक अलग रुख रखा और आखिरी में उन्होंने एक अलग रुख रखा, जो हम उसकी बधाई देते हैं कि चलिए कम से कम देर से ही आपने लोगों के हितों के लिए बात करी। और ऐसे ही हम उनको इसलिए भी बधाई दे रहे हैं कि चलिए आपने ये तो माना कि हाँ, हम इस पे विचार कर रहे हैं, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पर यह मांग करना कि जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, इस पर सुनवाई नहीं करी जाए, इसको ऐसे ही मेंटेन रहने दिया जाए, नहीं, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। इस पर रोक लगी है, ये ठीक है, ये बेहतर है, बेहतर डायरेक्शन की तरफ है, और तब तक ऐसी कोई अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई उनके ऊपर चार्ज नहीं लगना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि जो हमारा प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको अपने फीडबैक्स देने चाहिए, लोगों में चिंतन मनन होना चाहिए, लोगों के अंदर एक भावना ये पैदा होनी चाहिए कि है क्या कानून। हमारे बहुत सारे लोग इस बात से अवगति नहीं है कि ये कानून क्या है, होता क्या है, समस्या क्या है, और एक लेबल लग जाता है कि देखो ये व्यक्ति देशद्रोही है, ये व्यक्ति राष्ट्रद्रोही है। आज मतलब राष्ट्रद्रोही का तो लेबल ही नहीं लगता है, सीधे देशद्रोही है। देश एक दूसरी कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे राष्ट्रद्रोही है ना। राष्ट्र का तो कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, देश एक टेरिटोरियल बाउंड्री है। ये राजद्रोही, राज का मतलब ऐसा हम यहां समझना चाहिए कि सरकार, राजा तो है नहीं, सरकार द्रोही। तो इस तरह से हमने सीधे उनको लेबल कर दिया कि देखो ये देशद्रोही है। कुछ एक लीडर्स हैं हमारे जो अभी कांग्रेस गवर्नमेंट में एक नई उम्र के लीडर, हमारी अपनी उम्र के लीडर ज्वाइन किए, उनको लगातार अभी भी देशद्रोही के नाम से ऐसा करें। तो हम ये समझते हैं कि हमने अपनी बात ये कही है, और फिर आगे डिबेट वाकई में मिलन जी, सरकारों पर यहाँ पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मिसगाइड करने की भी बात कही जा रही है कि सरकारें मिसगाइड करती हैं और कई बार अपनी पावर का
गलत इस्तेमाल भी करती हैं। ठीक है वैभव जी, मैं आपका रुख करूंगी। सरकारों पर सवाल उठ रहे हैं अब, कहा यह भी जा रहा है कि मतभेद को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। सही कह रही हैं, और अगर आरोप लग रहे हैं तो हम भी सरकार का एक हिस्सा हैं, तो मेरे ख्याल से आरोप लग रहे हैं। ठीक। और क्योंकि हम सरकार में हैं, यानी सही समय पर सही जगह पर हैं, तो अगर हमारी अच्छी मंशा है और अच्छी सरकार है तो हमें क्रिटिसिज्म के लिए और फीडबैक के लिए तैयार रहना चाहिए हर समय पे। लेकिन मैं 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा करीब 400 साल पीछे लेके जाऊंगा। ये जो सिडेशन लॉ है, इसका जो डेफिनेशन हुआ था वो 1661 में बना था किंग एडवर्ड को बचाने की। और किंग एडवर्ड द 4th या 3rd थे मेरे ख्याल से, उनके 1661 में जो बुद्धिजीवी उस समय थे जिन्होंने जब ये लॉ बनाया, तो उसमें लिखा फॉर द लार्जर मेंटेनेंस ऑफ पीस इन द सोसाइटी एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस इन द हायरार्की। ठीक है। तो पीस एंड फेथ। अब क्या है, अब उस समय एक पर्सन की सरकार होती थी, सिंगल पर्सन सरकार होती थी, जैसे कि डिक्टेटरशिप, तो किंगशिप। लेकिन आज क्या है, आज जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। सरकार का क्या कार्य होता है? सरकार बड़ी सिंपल बात है। सरकार क्या होता है? सरकार कोई नहीं है, मैं और आप हैं। लेकिन हम लोग सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। हम लोग अपनी अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगियों में व्यस्त हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिलके ये बोलते हैं कि सक्सेना साहब आप हमारी जिंदगी संवार दो। मेरे को और मिलिंद जी को रोज झगड़े होते हैं, या मेरे और संदीप जी से वार्तालाप होते हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो सर फोड़ लेंगे, आप हमें बता दो। तो हमने उठा के सक्सेना जी को वोट कर दिया। सक्सेना जी उठ के प्रधानमंत्री बन गए, और सक्सेना जी ने बोला अब मैं आपकी सुरक्षा में काबिज रहूंगा। बड़ी एक कॉमन मैन लैंग्वेज की बात करें तो सरकार जनता की भलाई के लिए होती है। अब यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ फेथ और मेंटेनेंस ऑफ पीस की जरूरत वाले एक सेक्शन की जरूरत नहीं है। तो हम सिडेशन लॉ पे बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे लाइबल आता है और ट्रीजन आता है वो दूसरे सेक्शन में कवर होता है। अगर हम सिडेशन वाले सेक्शन जो दुरुपयोग किया गया है पिछले कुछ सालों में, पिछले 70 सालों में या 75 सालों में, 80, 90, 100 सालों में, तो उसका जो दुरुपयोग है वो कौन कौन से दूसरे सेक्शंस में कवर होता है? एक तो प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज में कवर हो जाता है काफी हद तक मामला, ठीक है। फिर डिस्टर्बेंस ऑफ पीस एक सेक्शन है हमारे सीआरपीसी में, वो कवर हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह 4-5 सेक्शन और है, उनमें कवर होते हैं। तो एक्चुअली 124A का जो लगाना, जो भी लगाए, वो या तो अपने को ट्रायल सस्टेन कराए, इट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल। कानून में और आप जज जूरी गवाह नहीं बन सकते। मैंने एफआईआर कर दी सरकार की हैसियत से एग्जीक्यूटिव डिसीजन पे। एग्जीक्यूटिव डिसीजन पे एफआईआर होती है, लेकिन उसके बाद सक्सेना जी का रोल आता है, क्योंकि वो जुडिशियरी है, जुडिशियल रोल है कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन सही था या गलत था। कई लोग इसको ओवर रीचिंग पावर मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ओवर रीचिंग पावर कर रहा, पार्लियामेंट के ऊपर की एक लॉ के ऊपर कमेंट कर दिया। ये गलत बात है, ये कॉमन मैन नहीं है, ये राजनीति का हिस्सा है। लेकिन अपन अगर जुडिशियल रोल देखें तो उसमें यह है कि एग्जीक्यूटिव जो कर रहा है वो सही है गलत है, उस पर ओपिनियन भी होती है। जो मैं पूर्णतः कह रहा हूँ वो सही नहीं है, लेकिन पूर्णतः पूरा दूसरे साइड पे भी सही नहीं है। तो हमें क्या है, हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा राजनीति में। लेकिन सर जितनी एफआईआर दर्ज हुई थी उनके मुकाबले जितने लोगों को सजा हुई है, ये तो बताता है ना कि बिना सोचे समझे ही एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया, एफआईआर दर्ज कर दो। भाई एफआईआर जो करने वाला एग्जीक्यूटिव है वो किसी दल का नेता या नेता नहीं होता। तो एग्जीक्यूटिव करने वाला, एग्जीक्यूटिव पावर जिसके अंदर रहती है, उसने डिसाइड किया, ये डिसाइडेड टू लॉन्च एन एफआईआर, ठीक है। अब जुडिशियल उसको डिसाइड करता है कि भाई तुमने एफआईआर सही। लेकिन वैभव जी अब सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि ये विलंब करने की टेक्निक है, विलंब करने की टेक्निक है। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, इससे पहले अर्शप्रीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। अर्शप्रीत जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। और साथ ही ये भी मेरा सवाल कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में एफआईआर दर्ज हो रही है वो गलत है और कांग्रेस शासित राज्यों में सही हो रही है, ये तो कहीं भी नामुमकिन नहीं है ना। देखिए नंबर 1 तो ये है कि सरकार का जो एटीट्यूड है, तो सरकार शरेआम खुलेआम कह रही है कि लक्ष्मण रेखा जुडिशरी को क्रॉस नहीं करनी चाहिए।
उसका मतलब ये निकलता है कि सरकार कोई गलती कर नहीं सकती। अब इनको समझना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी है, कॉमनर्स तो कुछ कर नहीं सकते जब सरकार गलती करती है, और अगर आपके खिलाफ भी बोलेंगे तो अंदर हो जाएंगे। तो जुडिशरी को तो आपको चेक में रखना पड़ेगा ना साहब, और अगर वो चेक में आपको रख रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म कर रही है, तो वो आपकी वजह से ही हो रहा है, बिकॉज आप गलतियां कर रहे हैं और आप ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता है, और ये वैसा ही इंसिडेंट है, हिस्टोरिक। और दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि मेरी उम्र के बारे में एक पर्सनल अटैक करे थे, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता है तो मैं एक्सपेक्ट भी करा था, लेकिन इनको एक चीज बता दूं कि इनके जो 10 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का एक्सपीरियंस होगा उससे ज्यादा मेरा है। और जहां तक उम्र के लिहाज की बात है, सर एक दूसरे पर निजी टिप्पणी मत कीजिए प्लीज, इसे निजी टिप्पणी करने का मंच मत बनाइए। हम एक देखिए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे पर निजी टिप्पणी मत कीजिए। सर मुद्दे पे बोलिए। सर मैं दोनों से बोल रही हूँ सर, मैं दोनों से बोल रही हूँ। आपने टोका नहीं मैडम इनको एक बार। ठीक है, आप टोक देती हूँ, मैं आप दोनों से बोल रही हूँ कि निजी टिप्पणी मत कीजिए, मुद्दे पर लौटिए सर। He should apologize for that. Otherwise अडवाणी साहब को पीएम बनाते अगर उम्र का इतना लिहाज था। तीसरी बात, जो सरकार है वो देखिए वो देश नहीं है, इनको समझना पड़ेगा कि सरकार देश नहीं है। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन 150 करोड़ लोग इस देश को बनाते हैं। अच्छा अर्शप्रीत जी, एक सवाल का जवाब जल्दी से दे दीजिए, बहुत संक्षिप्त में, कि आप अनइंटरप्टेड टाइम दिया, थोड़ा अनइंटरप्टेड टाइम हमें भी दे दीजिए मैडम। ठीक है, लेकिन सर ये तो बता दीजिए ना कि सरकार के अब जो भी स्टैंड लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, निरीक्षण और पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है, क्या उसके समर्थन में है कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि महुआ मुख्यमंत्री ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला। उन्होंने ट्वीट किया, वो कहते सरकार अपने स्टॉलिंग टैक्टिक्स यूज कर रही है, रोकने की ट्रिक्स यूज कर रही है, टाइम बाय कर रही है, टाइम लेने की कोशिश कर रही है। 7 सालों में तो इन्होंने उसमें कोई फेरबदल किया नहीं। अब एकदम से एक रात पहले सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से इन्होंने एकदम से सिविल लिबर्टीज को ठीक करना है, तब इन्होंने विकास करना है, वेलफेयर करना है। तो देखिए यहाँ से पता लगता है कि इनके डबल स्टैंडर्ड्स है, कहते कुछ है करते कुछ है, और करने का जब टाइम था तब कुछ किया नहीं। अब जब चीजें हाथ से निकलती जा रही है बीजेपी के, अब इनको उसे चेंज करना बहुत बड़ा। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा, इन्होंने महुआ मुद्रा जी की अच्छी और चीज की, इनके जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं उन्होंने एक बयान दिया कि नेहरू साहब जो कर नहीं पाए वो हमारी सरकार कर रही है। मैं इनको महुआ मुद्रा जी ने कहा कि सही है, नेहरू साहब कभी कोर्ट में झूठ ना बोलते, नेहरू साहब कभी अपने कंट्रीमैन पे केसेस ना करते झूठे, अरेस्ट ना करते इनोसेंट लोगों को, लॉकअप में ना डालते मतभेद करने वाले लोगों को, डिसेंटर्स को, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इग्नोर। अर्शप्रीत जी ये भी मत भूलिए कि आपातकाल के समय भी इस कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, ये भी मत भूलिए। फैक्ट सबके सामने है। हाँ, बिल्कुल फैक्ट्स पर ही बात कर रही हूँ सर। और फैक्ट्स मैडम क्या कहते हैं, 65% जो बीजेपी के सरकार है। अरे साहब आपके टाइम में नहीं बोला मैं, आप मेरे टाइम में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके टाइम में नहीं बोला, थोड़ी सुनने की क्षमता रखिए। बीजेपी सरकार आप सुन लीजिए, आपके टाइम में नहीं बोला, इसको लोकसभा में बनाइए, इसमें अपन अपने ड्यूटी बजा रहे हैं पार्टी की। बीजेपी सरकार कर लेते हैं ना। ठीक है संदीप जी, मैं आपका रुख करूंगी। अभी तक मेरे टाइम में बोल रहे हैं, ठीक इनके टाइम में नहीं बोला सर, मैंने आपको मौका दिया बोलने का सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया, लेकिन बाकी मेहमानों का भी मुझे रुख करना है ना। देखिए समय की सीमा होती है, वो भी आप समझिए। ठीक है सर, मेरे पास में वक्त की कमी है। ठीक है संदीप जी, ठीक है, इतना ही है कि बीजेपी को अगर चेंज करना था तो जब टाइम था ये करते ही, लेकिन ठीक है, नहीं किया बिकॉज़ इनकी मंशा नहीं थी। अब सिर्फ इसलिए ठीक है, सरकार की मंशा पर आप सवाल उठा रहे हैं। ठीक है सर, संदीप जी आप बताइए, सरकार की जो मंशा है वो अभी देखकर लगता है कि प्रक्रिया में सरकार बदलाव चाहती है, तो क्या ये फैसला भी ठीक होगा? बहुत संक्षिप्त में जवाब। अमनदीप जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, ऐसा नहीं होता कि लोग राजद्रोह नहीं करते इस देश में, ऐसा नहीं है कि लोग देशद्रोह नहीं करते, और ऐसा भी नहीं कि मानहानि नहीं होती राज्यों की या देश की मानहानि नहीं होती और मानना नहीं होती, ये सारी चीजें होती हैं। और मेरे बात से सक्सेना सर सहमत होंगे। मैं चाहता हूँ एक युवा होने के नाते इस कानून को हटाया नहीं जाए,
बल्कि इसमें कोई गाइडलाइन लेके आया जाए, बैठ के और देश के सारे लोगों को एक साथ बैठाया जाए, जो न्यायाधीश हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, और एक बेहतर गाइडलाइन लाया जाए और व्यक्ति की आज़ादी, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका संरक्षण किया जाए। इसलिए भी संरक्षण किया जाए कि कई बार पुलिस जो होती है, बहुत अच्छी बात सक्सेना सर ने कहा कि जो नीचे की जुडिशियरी होती है, बिना जांच के जो पुलिस होती है, उसको ही हम सब कुछ मान लेते हैं कि वो जो कर रही है सही कर रही है। तो उस पर भी एक अच्छी गाइडलाइन बनाने की जरूरत है और उनके ऊपर नकेल कसने की जरूरत है, ताकि वो अच्छे लोगों को जो समाज के लिए बेहतर कर रहे हैं उनको उनके खिलाफ ये 124A का इस्तेमाल गलत ढंग से न करें, और जिन लोगों के खिलाफ गलत ढंग से जिन अधिकारियों ने किया, वो भी गाइडलाइन बननी चाहिए कि उनके खिलाफ भी एक कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, प्रावधान हो कि दूसरे को देशद्रोही बनाने, अगर तुमने बनाया है, गलत फॉल्स FIR लॉन्च करी है, अरेस्ट किया है, तो अगर वो नहीं पाया जाता है तो आपके खिलाफ उससे भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ऐसा एक प्रावधान बना के नजीर यानी कि कभी भी किसी पर भी उठा के ये जो FIR है वो दर्ज ना की जाए। ठीक है, इसमें सुधार होने की वाकई में बहुत जरूरत है। सक्सेना जी, आप बताइए कि अगर इस पर बदलाव होता है तो जो लगातार हम सरकारों की मंशाओं पर सवाल उठा रहे हैं कि मतभेद होते हैं, उसके बाद में इस तरह की FIR दर्ज कर दी जाती है, आवाजों को दबाने की कोशिश की जाती है, तो क्या उसमें सुधार होगा और ये हमारे लोकतंत्र और साथ ही देश के विकास के लिए कितना सराहनीय कदम हम इसे कह सकते हैं? देखिए, एक चीज स्पष्ट कर दें कि सरकार एक संस्था होती है, उसे लीड करते हैं व्यक्ति होते हैं। स्टेट 150 करोड़ लोगों का एक समूह है। तो हमें सरकार की आलोचना और किसी नेता की, मंत्री, प्रधानमंत्री की आलोचना में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस प्रोविजन को इसी आधार पर आप सब विवाद कर रहे हैं कि इसमें मिसयूज हो रहा है, लेकिन देखिए मिसयूज तो 498A का हो रहा है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट का हो रहा है, NDPS एक्ट का हो रहा है, 304B का हो रहा है, लेकिन प्रोविजन तो नहीं खत्म किए गए। संदीप ने सही कहा कि इस प्रोविजन में जो ऑफेंडिंग पार्ट है उसको हम हटा दें तो आर्टिकल 14 के रिगर से हम इसे बचा लेंगे, मतलब आर्बिट्री लॉ नहीं होगा। जैसे इसमें डिसअप्रोवेशन है, मान लीजिए डिसअफेक्शन है, तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि इनको हम सुप्रीम कोर्ट अगर इनको हटा लेता है तो शायद रह जाएगा। बात सही है बहू जी की कि एक प्रॉब्लम तो होना चाहिए, सब समझ हम चिकन नेक को स्नैप करेंगे तो उसकी कहाँ किस प्रॉब्लम में उसे हम अरेस्ट करेंगे ना। तो कुछ प्रॉब्लम तो ऐसे होने जरूरी हैं, इंडिविजुअल के लिए डिफेमेशन के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर सेफगार्ड्स प्रॉपर्ली हम सेक्शन में इंक्लूड कर लेते हैं। केदारनाथ सिंह की गाइडलाइंस सफिशिएंट नहीं थी क्योंकि उसके बाद इसका मिसयूज हुआ है, 13,000 लोग बंद हुए आपने बताया। यानी कि इस कानून को पूरी तरह से खत्म करना ठीक नहीं होगा, इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें गाइडलाइन इंक्लूड की जा सकती है। संशोधन किया जाना है, ठीक है, संशोधन किया सर, लौटूंगी सर आपके पास, लौटूंगी, लूंगी आपसे फाइनल कमेंट। ठीक है, लेकिन मिलिंद जी आप बताइए, क्या वाकई में संशोधन की इसमें जरूरत है और आने वाले वक्त में आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कोई बड़ा फैसला लेगा ताकि जो सरकार की मनमानियां अभी तक चल रही थी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों की, वो खत्म होंगी? बहुत संक्षिप्त में जवाब सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस जवाब को देने से पहले मैं एक खास बात आपको बताऊं कि हमें ये देखना होगा कि अगर ये कानून रहता है तो नुकसान में कौन है, नुकसान में क्या है। सबसे मूल तौर पर देखें तो नुकसान में आम जनता है, नुकसान में आम जनता की आवाज है, वो भावना जिसने आपको चुन के भेजा है वो भावना डिफीट होती है। और इसलिए जिस राष्ट्र के कॉन्सेप्ट पर हमारा देश, हम आम जन काम कर रहे हैं, वो आम जन की, राष्ट्र की भावना डिफीट हो रही है, राष्ट्र का विकास डिफीट हो रहा है। आप अगर गलत दिशा में देश को ले जाते हैं, कई बार गलती से आप नहीं जान रहे हैं, आपकी कोशिश है कि आप नहीं अच्छा करना चाहेंगे, पर हो सकता है कि जनता को लग रहा हो कि गलत हो रहा है और इसलिए तो वो डिफीट हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हाँ, हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक बहुत स्ट्रिक्ट इसका इंटरप्रिटेशन करेगा, उसको देखेगा, उसको एनालाइज करेगा, और साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि जो तमाम बौद्धिक जन है वो भी इसमें अपना इनपुट देगा और एक न एक तरह से ये बिल्कुल अगली जो सुनवाई होगी उसमें ये काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। ठीक है, वैभव जी बहुत संक्षिप्त में, हमें समझ में आता है, अभी स्पष्ट हो रहा है। ठीक है वैभव जी, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कर लीजिए। आई थिंक मिलिंद जी ने एक विद्वान वाली बात करी क्योंकि वो प्रोफेसर भी हैं। संदीप जी ने प्रैक्टिकल वाली बात करी क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ। और
बीजेपी ये बताए कि माननीय न्यायाधीश ने एक ऐसी बात करी जो एक सीनियर बात करेंगे जो कि प्रैक्टिशनर को और विद्वान को दोनों को बताएंगे कि तुम ये पढ़ाओ और इस प्रैक्टिस करो। उन्होंने बहुत पते हुए अर्शप्रीत जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आप एक मिनट बोल रहे थे क्योंकि कॉलेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अब जब सुनवाई होगी और फैसला आएगा तो काफी हद तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।